नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज की कहानी उन लोगों के लिए है जो लोग क्या कहेंगे ये सोचते रहते हैं, जिनके जीवन की दिशा लोगों की राय तय करती है। आज की कहानी हमारे देश के एक छोटे से शहर की है। उसमें एक परिवार रहता था। उस परिवार में 3 लोग थे, पिता करण, माँ सुधा और उनकी एक बेटी प्रियांशी। उनका छोटा सा परिवार आपस में बहुत प्यार से रहते थे। करण और सुधा दोनों ही कॉलेज में साइंस लेक्चरर थे। करण तो कॉलेज के बाद बच्चों को ट्यूशन्स भी देता था। परिवार को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी। तीनों आपस में बहुत प्यार से रहते थे। उनकी बेटी प्रियांशी 12th के एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रही थी। वह स्टडीज में काफ़ी अच्छी थी। माता पिता दोनों ही साइंस लेक्चरर थे, तो सभी लोग ये उम्मीद करते थे कि प्रियांशी भी 12th के बाद मेडिकल लाइन ही चूज करेगी। लेकिन प्रियांशी का सपना तो कुछ और ही था। उसका इंटरेस्ट मेकअप आर्टिस्ट बनने में था। उसने YouTube वीडियोस देख देख कर काफ़ी कुछ सीख भी लिया था। वो 12th के बाद किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर अपना खुद का ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती थी। लेकिन वो अपने पेरेंट्स को ये बताने में थोड़ा झिझक रही थी। 12th के एग्ज़ाम्स के बाद जब पेरेंट्स डिफरेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के फॉर्म लेकर आए तो उसने अपने पेरेंट्स को अपनी चॉइस बता दी कि वो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती है। थोड़ी सी बातचीत के बाद उसके पेरेंट्स उसकी बात मान गए और प्रियांशी भी बहुत खुश हो गई। उसने अपने मम्मी पापा को गले लगाया और भागकर अपने कमरे में चली गई और वहाँ वो नेट पर अपने फेवरेट ब्यूटी एकेडमीज़ की लिस्ट बनाने लगी। अगले ही दिन करण और सुधा ने अपने कॉलेज में जाकर अपने कुलीग्स से इस बारे में बात की। करण और सुधा तो अपने मित्रों से ये जानना चाहते थे कि क्या उनके छोटे से शहर में ही कोई अच्छी ब्यूटी एकेडमी है या उन्हें अपनी बेटी प्रियांशी को किसी बाहर बड़े शहर में भेज देना चाहिए ताकि उनकी बेटी किसी टॉप इंस्टीट्यूट से प्रॉपर ट्रेनिंग ले सके। लेकिन ये क्या, उनके कुलीग्स ने तो उनकी बात सुनते ही दोनों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वे बोलने लगे कि आप दोनों इतने पढ़े लिखे और रिस्पेक्टेड लोग हो, आपकी बेटी को किस लाइन में भेज रहे हो? ये कोई प्रोफेशन है चूज करने के लिए? आपकी बेटी तो बहुत इंटेलिजेंट है, वह तो आसानी से मेडिकल एंट्रेंस क्रैक कर लेगी। उसे तो डॉक्टर बनना चाहिए या मेडिकल फील्ड में जाना चाहिए। वो तो छोटी बच्ची है, पर आप दोनों तो समझदार हो। दोनों ही अपने कुलीग्स की डिस्करेजिंग बातें सुनकर निराश हो गए। उन्होंने घर वापस आकर फिर आपस में बात की और अपने फैसले पर दोबारा सोचने लगे। मम्मी पापा ने प्रियांशी से तो कुछ खास नहीं कहा, पर उन्होंने एक कोशिश और की। उन्होंने अपने रिश्तेदारों से भी इस बारे में बात की, लेकिन सरप्राइजिंगली रिश्तेदारों का रिएक्शन भी सेम था जैसा उनके कुलीग्स का था। करण और सुधा को भी लगने लगा कि ये प्रोफेशन उनकी बेटी के लिए ठीक नहीं है। लेकिन प्रियांशी तो अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। वो तो ब्यूटी एकेडमी में जाकर टॉप की मेकअप आर्टिस्ट बनने के सपनों में खोई थी। उधर उसके पेरेंट्स इस कश्मकश में थे कि अपनी बेटी के सपनों को साकार करने में उसकी मदद करें। लेकिन लोग क्या कहेंगे, ये सोच उनके आड़े आ रही थी। आखिरकार लोगों की सोच उसके पेरेंट्स पे हावी हो गई और उन्होंने प्रियांशी को अपना दो टूक फैसला सुना दिया कि प्रियांशी ब्यूटी इंस्टीट्यूट में न जाकर मेडिकल एंट्रेंस की प्रिपरेशंस करेगी। प्रियांशी का तो जैसे दिल ही टूट गया। उसने थोड़ा बहुत विरोध किया, लेकिन आखिर कब तक। उसकी चुप को उसके पेरेंट्स ने उसकी हाँ मान लिया, लेकिन वो अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। उसने सबसे दूरी बना ली थी और सारा दिन अपने रूम में चुपचाप बैठी रहती। पेरेंट्स को भी यह सब दिख रहा था, उन्हें बुरा भी लग रहा था, लेकिन लोग क्या कहेंगे ये सोच उनकी बेटी की खुशी से बढ़कर हो चुकी थी। तभी एक दिन प्रियांशी की उमा बुआ उनके घर रहने के लिए आई। 1-2 दिन में ही उमा बुआ को घर के सारे हालात समझ आ गए थे। अगले दिन संडे था, तो बुआ ने सुबह सुबह सबका मनपसंद ब्रेकफास्ट बनवाया और नाश्ता प्रियांशी के रूम में ही लगवा दिया। जब से घर में टेंशन वाली बात हुई थी, तब से
करण, सुधा और प्रियांशी ने साथ में खाना भी नहीं खाया था। बुआ ने सबको प्रियांशी के रूम में इकट्ठा किया और नाश्ता परोसा गया। बहुत दिनों के बाद सबने एक साथ बैठकर टाइम स्पेंड किया था। तीनों बहुत ही इमोशनल फील कर रहे थे। बुआ ने कहा, आज तो एक साथ गर्मा गर्म नाश्ता करके मज़ा ही आ गया। चलो इसी बात पर गर्मा गर्म जलेबी हो जाए। और जलेबी के साथ मैं एक नई कहानी सुनाऊंगी जो कि मैंने अभी कुछ ही दिन पहले पढ़ी है। बुआ ने कहानी सुनाना शुरू किया। बात बहुत पुरानी है। एक गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहा करते थे। वो बहुत ही समझदार थे। उनके व्यवहार की सभी बहुत प्रशंसा करते थे। उन्हें तो राजा के दरबार से भी आमंत्रित किया जाता था। कुल मिलाकर उनके जैसा ज्ञानी, बुद्धिमान और समझदार पंडित दूर दूर तक कोई भी नहीं था। वह मंदिर में पूजा करते और सभी शादियां व धार्मिक कार्य वही पंडित जी करवाते थे। लोग उनका बहुत आदर करते थे। वह इतने प्रसिद्ध थे कि सभी लोग उन्हीं से अपना धार्मिक कार्य करवाने के लिए आतुर रहते थे। धार्मिक कार्य करवाने के लिए उन्हें दूर दूर के गांव से बुलाया जाता था और अच्छा दान भी दिया जाता था। एक बार पंडित जी को दूर के एक गांव में किसी आयोजन में आमंत्रित किया गया। वापसी में उन्हें उपहार स्वरूप एक बकरी भेंट में दी गई। उन्हें घर से निकलने के लिए रात हो गई थी। वो एक हाथ में बकरी की डोर थामे अपने गांव की ओर चले जा रहे थे। वहीं कुछ ही दूरी पर 4 ठग भी बैठे हुए थे। अंधेरा होने के कारण पंडित जी उन चोरों को नहीं देख पाए, किंतु चोरों की दृष्टि पंडित जी और उनके हाथ में पकड़ी बकरी को भी पड़ गई थी। वे आपस में बोले कि अगर हमें ये बकरी मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। आज सुबह से कुछ कमाई भी नहीं हुई है। बकरी को बेचकर अच्छे पैसे मिल जाएंगे और उन पैसों से हमारे काफी दिन की गुजर बसर हो जाएगी। लेकिन हम पंडित जी से तो बकरी चुरा नहीं सकते, क्योंकि पंडित जी से बकरी चुराने का मतलब है हमें पाप का भागी बनना पड़ेगा। उनसे हम मारपीट कर बकरी छुड़ा भी नहीं सकते, क्योंकि सभी उनका बहुत सम्मान करते हैं। लोगों को पता चला तो हमें पीट पीट कर मार ही डालेंगे। उन्हें लगने लगा कि इतने ज्ञानी पंडित से बकरी लेना लगभग असंभव है। वे सभी अपना अपना दिमाग चलाने लगे। तभी उन चारों में से एक बोला, मेरे पास एक योजना है। यदि हम सब उस पर अमल करें तो पंडित जी स्वयं ही अपनी बकरी हमें दे देंगे। चारों खुश हो गए और उसकी योजना को सुनने के बाद सबने अपनी सहमति जाहिर की। योजना के अनुसार सबसे पहले पहला ठग पंडित जी के पास गया और उसने पंडित जी के पास जाकर पंडित जी को प्रणाम किया और कहा, पंडित जी, आप तो बहुत प्रसिद्ध हैं और लोग आपकी इज्जत भी बहुत करते हैं, पर ये क्या, आप इस गधे के साथ कहाँ जा रहे हैं? पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र, शायद अंधेरे में तुम्हें ठीक से नजर नहीं आ रहा होगा। ये गधा नहीं, बकरी है। ठग यह सुनकर मुस्कुराते हुए चला गया। पंडित जी ने मुड़कर बकरी को देखा और आगे बढ़ने लगे। लेकिन इस अनोखी घटना ने पंडित जी के दिमाग में हल्का सा भ्रम डाल दिया था। थोड़ी दूर जाकर दूसरा ठग उनके सामने आ गया। उसने पंडित जी को प्रणाम किया, उनके चरण स्पर्श करने के लिए झुका, लेकिन चरण स्पर्श किए बिना ही पीछे हट गया। पंडित जी को बहुत हैरानी हुई। उन्होंने कहा, पुत्र, तुमने मेरे चरण स्पर्श क्यों नहीं किए? तो वो ठग बोला, पंडित जी, आप जैसा ज्ञानी महापुरुष इस गधे को साथ में क्यों लेकर जा रहा है? इस बात पंडित जी को गुस्सा आ गया और वे भड़कते हुए बोले, मूर्ख, ये गधा नहीं, बकरी है, बकरी, ढंग से देखो। ठग बोला, किसी ने आपसे मजाक किया होगा और बकरी कहकर यह गधा पकड़ा दिया होगा, आप ध्यान से देखिए। यह कहकर वो भी आगे बढ़ गया। पर अब पंडित जी के मन में शंका आ गई। उन्होंने मुड़कर बकरी को अच्छी तरह छू कर देखा और सोचने लगे कि मैं तो बकरी ही लाया हूँ, पर ये सब इसे गधा क्यों बोल रहे हैं? कहीं मैं ही गलत तो नहीं हूँ और मैं सच में गधे को लेकर तो नहीं घूम रहा। यही सोच विचार कर पंडित जी चलते गए। योजना के मुताबिक थोड़ी दूर पर तीसरा ठग पंडित जी के सामने आया। उसने भी उन्हें प्रणाम किया। वो भी चरण स्पर्श करने के लिए झुका, लेकिन पीछे हट गया। अब पंडित जी समझ गए कि वो क्या कहने वाला है। ठग बोला, पंडित जी, आपके चरण स्पर्श तो करने थे, लेकिन आप इस गधे के साथ हो, मैं आपके चरण कैसे स्पर्श कर सकता हूँ? आप तो महाविद्वानी हो, आप ये क्या कर रहे हो?
इस बार पंडित जी कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप चलते रहे। परंतु उनके अंदर भयंकर उथल पुथल मच चुकी थी। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पंडित जी का विश्वास खुद पर से उठने लग जाता है। कभी उन्हें लगता है कि ये लोग सही बोल रहे हैं और मैं ही गलत हूँ। फिर सोचने लगते कि नहीं नहीं, मैं ही सही हूँ। इस तरह से उनका विश्वास खुद पर से उठने लगा और सोचने लगे कि मैं अपने गांव पहुंचने वाला हूँ। अगर ये सच में बकरी नहीं गधा हुआ तो लोग मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे। तभी उनके सामने चौथा ठग आ गया। उसने भी योजनाबद्ध तरीके से पंडित जी के चरण स्पर्श करने का ढोंग किया और वही पूछा कि पंडित जी, आप इस गधे को कहाँ लेकर जा रहे हो। अब तक पंडित जी का अपने ऊपर से विश्वास पूरी तरह उठ चुका था। उनके मन में संदेह पूरी तरह से घर कर चुका था। उन्हें भी अब लगने लगा था कि वो गधे को ही लेकर जा रहे हैं। जब ये 2-3 व्यक्ति उनसे ऐसे बात कर रहे हैं, तो जब बाकी लोग उन्हें इस गधे के साथ देखेंगे तो क्या क्या कहेंगे। यही सब सोचकर उन्होंने ठग से कहा कि ये गधा मुझे गांव के बाहर दयनीय हालत में मिला, मैं उसे गांव लेकर जा रहा हूँ ताकि उसके खाने पीने की व्यवस्था हो जाए। ठग बोला, पंडित जी, आप इतने ज्ञानी विद्वानी होकर ये तुच्छ काम करेंगे। लाइए, इस गधे को मैं गांव ले जाता हूँ। आप इसे अपने साथ लेकर जाते हुए अच्छे नहीं लगते। लाइए, इसे मैं छोड़ आता हूँ। और पंडित जी ने वह बकरी उस ठग को पकड़ा दी। ठग खुशी खुशी बकरी लेकर चले गए। अब कहानी सुनाकर बुआ ने करण और सुधा की ओर देखा और पूछा कि तुम दोनों को इस कहानी से क्या सीखने को मिला। जब पंडित जी जैसा महाज्ञानी, विद्वानी और समझदार पंडित भी लोगों की बातों में आकर कंफ्यूज हो गया, तो तुम दोनों का क्या। अगर लोगों की बातें सुनोगे तो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकोगे। अब तक सुधा और करण को बात समझ आ गई थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने खुद जाकर प्रियांशी का एडमिशन ब्यूटी एकेडमी में करवाया। आज इतने सालों के बाद प्रियांशी का अपना खुद का ब्यूटी पार्लर है और अपने शहर के टॉप मेकअप आर्टिस्ट में उसका नाम शुमार है। यहाँ तक कि बाहर के दूसरे शहरों से भी उसे मेकअप करने के लिए बुलाया जाने लगा है। और अब तो वह अपनी खुद की ब्यूटी एकेडमी खोलने की भी प्लानिंग कर रही है, और वो भी अपने खुद के दम पर। और बाकी रही बात उन लोगों की, अरे वही लोग जिन्होंने पहले प्रियांशी के पेरेंट्स का मजाक उड़ाया था, अब वही प्रियांशी की तारीफों के पुल बांधते न थकते और उसके पेरेंट्स को उनके लिए फैसले पर बधाई देते और कहते, भाई साहब, मेडिकल में क्या रखा है, कितना कंपटीशन है, और जिस चीज़ में बच्चे का इंटरेस्ट हो वही करियर चूज करना चाहिए। तो दोस्तों, आई बात समझ में। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ बड़ा करना है, तो कभी भी लोगों की बात मत सुनना। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।